निर्णय दे सकते हैं कि एक्यूज पर जो आरोपित धाराएं हैं आईपीसी की वो बनती हैं या नहीं बनती हैं। ये एक ऐसा स्टेज है जिस स्टेज पर एक्यूज को अपना बचाव करने का एक विधिक प्राविधान है, उसके अनुसार लाभ भी प्राप्त होता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर मुंबई से रमेश जी जुड़े हुए थे, जान लेते हैं क्या सवाल है उनका। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते जी। जी नमस्कार। मेरे घर है जी रमेश जी, आपसे अनुरोध करूंगी एक बार अपना सवाल है वो मैंने रीडेवलपमेंट में किया है। जी रमेश जी, आपसे यहाँ पर अनुरोध करना चाहूंगी, आपकी आवाज़ ठीक प्रकार से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप कृपया हमें एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करें ताकि हम आपके सवाल को बेहतर तरीके से सुन पाएं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर धर्मेंद्र जी, आपसे अगला सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि आजकल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और तमाम ऐसे जो कैदी हैं जो जेलों में बंद हैं उनको पैरोल पर छोड़ा जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, कोविड-19 का जो प्रभाव है वो समाज में भयावह रूप लेता जा रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले 15 दिनों में या कह सकते हैं पिछले 1 माह में बहुत सारे बिंदुओं पर विचारण करते हुए स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजेशन दिए गए कि आप किस तरीके से जो कोविड-19 से प्रभावित लोग हैं उनको लाभ दें, चाहे वो ऑक्सीजन मिलने का मामला हो, चाहे वो इलाज प्रॉपरली मिलने का मामला हो, या किसी भी अन्य सुविधा का मामला हो, दवाओं के मिलने का मामला हो। ये सब अति गंभीर मामले हैं जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से लिया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ ही साथ कई स्टेट के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इसमें अपनी गाइडलाइंस दी और रोष भी व्यक्त किया। अगर हम दिल्ली ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली की बात करते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, या मुंबई की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो हर जगह पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ही संजीदा तरीके से इस विषय को लिया और इस विषय को लेने के बाद अपनी गाइडलाइंस दी। जहाँ तक पेरोल का प्रश्न है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश की स्थिति को अवलोकित करते हुए जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसिक्यूशन साइड से जो अधिवक्ता महोदय उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी बात को रखा, उसको भी अवलोकित करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिनका ट्रायल चल रहा है एक्यूज का, या ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष कोई अपील पेंडिंग है और ऐसे एक्यूज पहले भी पेरोल पे छोड़े गए हैं, तो उन एक्यूज को ट्रायल के दरमियान या अपील के विचारण के दरमियान पेरोल पे छोड़ देना चाहिए और 60 दिन से 90 दिन का उनको समय देते हुए या 45 दिन से 90 दिन का समय देते हुए पेरोल देने में कोई भी विधिक बाधा नहीं है। साथ ही साथ ऐसे एक्यूज जो जेल में हैं और जिनका ट्रायल चल रहा है, जिनके ऑफेंस भी अति गंभीर नहीं है, ऐसे एक्यूज को भी पेरोल पे छोड़ने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स दिए हैं। साथ ही साथ आप दर्शकों ने भी अवलोकित किया होगा, अभी जो समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दी, उसमें ऑक्सीजन को भी प्रॉपर सप्लाई करने के लिए एक डॉक्टर्स की, यानी स्पेसिफिक जो इसके विद्वतजन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी एक टीम बनाई है। उस टीम के सुपरविज़न में पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई करने की गाइडलाइंस भी जारी की हैं। तो ऐसी स्थिति में पेरोल, ऑक्सीजन या प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना, इन सब पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स खुद ही अपना सुपरविज़न कर रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट और हाई कोर्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स देते हुए उनसे अच्छी इलाज की अपेक्षा कर रही हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ मुरादाबाद से कपिल कॉलर जुड़े हुए हैं। जी कपिल जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी आप अपने सवाल करें, हम आपको सुन पा रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ की एक रिश्तेदार है जिनका नाम बबीता गुस्सन है, बहेली। उन्होंने रिश्तेदारी के नाते हमसे करीब 2 साल पहले कुछ पैसे उधार लिए थे और थोड़ा समय निकल आने के बाद जब हमने पैसे उनसे वापस मांगे तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन आपके मैं कहीं नौकरी लगा सकती हूँ आपकी वाइफ की।
तो मेरी वाइफ पैरामेडिकल का कोर्स करी हुई है, तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी वाइफ का इंटरव्यू करा देती हूँ। एक सर उन्होंने फर्जी लखनऊ में इंटरव्यू कराया और उसका एक कागज हमें दे दिया। बाद में पैसे मांगने पर मतलब उन्होंने इस तरीके से दिखाया कि नहीं, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की बहुत बड़ी नेता हूँ और अगर मेरे पे ज्यादा दबाव बनाओगे तो मैं पैसे नहीं दूंगी। अब सर हम बहुत परेशान हैं, गरीब लोग हैं काफी, थोड़ा हमें सर समस्या का थोड़ा समाधान करिए सर हमारी। कपिल जी, आपकी वाइफ के जो रिलेटिव हैं जिन्होंने आपसे पैसा लिया और उस पैसे को ना देने के लिए उन्होंने आपको एक ऑप्शन बताया, उस ऑप्शन पे जो उन्होंने प्रोसीडिंग्स की वो भी फेक प्रोसीडिंग थी। इसका मतलब है कि उन्होंने आपके साथ में धोखाधड़ी की, उन्होंने आपके साथ में धोखाधड़ी की और आपका कहीं ना कहीं जो विश्वास उनके साथ रिश्ते का था उस विश्वास को उन्होंने ब्रेक किया। तो ऐसी स्थिति में आप उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। आईपीसी के सेक्शन 406 420 के अंतर्गत उनके खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके पैसे को भी हड़प कर लिया और आपको जो आश्वासन दिया वो कार्य भी आपका पूर्ण नहीं कराया। इसके अगर हम बेस में जाते हैं, इसके अगर मूल में हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि आपने तो पैसा उनकी आवश्यकता पर उनको दिया था और जब उनकी आवश्यकता पूर्ति हो गई तो उनको आपको जो आपका पैसा लिया हुआ था उनके द्वारा वो उन्हें वापस कर देना चाहिए। अगर उनके द्वारा वो पैसा वापस नहीं किया जा रहा है और आपको हीला हवाली करते हुए दिग्भ्रमित किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में आप उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी ऑफिसर को और किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि कोई किसी को धोखा दे करके उसकी किसी भी रकम को हड़प कर सके। ऐसी स्थिति में अगर आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उनके खिलाफ दर्ज कराते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो अमाउंट है उसकी रिकवरी सेटलमेंट के टाइम पर हो सकती है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर नैनीताल से मयंक जी हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मयंक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। सीमा अगली कॉलर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सीमा जी, सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी आप अपने टीवी वॉल्यूम को डाउन कर दें और उसके बाद अपना सवाल पूछें। हाँ जी मैडम, मैं ये सवाल पूछ रही थी, जैसे मेरा एक केस चलता है नारनौल में। जी, सबसे पहले आपको टीवी का वॉल्यूम डाउन करना होगा, तभी आपकी आवाज ठीक प्रकार से हम तक पहुंचेगी। डाउन है मैडम, डाउन है। जी, अब बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कह रही थी मैडम कि मेरा एक केस चलता है नारनौल में। जी हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही, पूरा सवाल करें। मैं ये कह रही हूँ मैडम कि मेरा एक केस चल रहा है नारनौल में, जैसे कि श्योरिटी के तौर पे मैंने एक चेक दिया था अपना, तो वो उन्होंने चेक भर लिया मैडम की, अब उन्होंने चेक कर दिया। जी हेलो जी सीमा जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पहले खत्म कर ले, पूरी कर ले अपनी बात। हाँ, तो इसका क्या हुआ, वो तारीख से तारीख लग रही है। जैसे जब साहब ने दे दिया कि 20% इसकी पेमेंट आपको करनी होगी, तो मैंने जैसे 1.5 लाख रुपए तो मैंने भर दिए उसके। अब क्या करें, क्योंकि उसमें मेरी राइटिंग नहीं है कहीं भी, खाली सिग्नेचर है मेरे, श्योरिटी के तौर पे वो हमने दिया था चेक। जी हाँ जी, तो तो अब क्या करूं मैडम इसका? वो है पॉलिटिक्स आदमी है वो। जी बिल्कुल, देखिए, जो आपके द्वारा पेमेंट किया गया है वो ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो कोर्ट का आदेश था उसकी कंप्लायंस आपने कर ली है। कोर्ट के समक्ष आपको अपना डिफेंस प्रेजेंट करना चाहिए और उसमें ये फैक्ट एविडेंस के माध्यम से कोई भी साक्ष्य, कोई भी गवाह आपके पास ऐसा हो जो इस बात की पुष्टि कर सकता हो कि ना तो आपके हस्ताक्षर हैं और ना ही कोई आप द्वारा इस तरह का दस्तावेज या चेक उनको प्रदान की गई है। अगर आप इसको प्रूफ कर ले जाते हैं कोर्ट में तो आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी, अन्यथा आपके ऊपर लायबिलिटी बनेगी। जो कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे उसकी आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी। आपको अपने बचाव को करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट करनी चाहिए और उस बचाव के लिए जो साक्ष्य और जो गवाह आप प्रस्तुत करेंगे उसके आधार पे ही आपका बचाव न्यायालय के द्वारा हो सकता है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी धर्मेंद्र जी कि अभियोजन के साक्ष्य गवाह से क्या जिरह करना आवश्यक होता है? देखिए, जैसा कि दर्शकों को मैंने पूर्व में बताया, किसी भी क्रिमिनल ट्रायल के चलते समय चार्ज फ्रेम होने के बाद में जब कोई भी प्रोसिक्यूशन साइड से गवाह न्यायालय के समक्ष आते हैं तो वो अपने बयान को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
उससे पहले जो जांच करता है वो भी 161 सीआरपीसी के अंतर्गत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं केस डायरी में, जो कि चार्जशीट के रूप में न्यायालय में आती है। तो ऐसी स्थिति में चाहे एफआईआर करता हो, चाहे घटना को देखने वाले चश्मदीद गवाह हों या अन्य गवाह हों या मुकदमे से संबंधित कोई भी साक्ष्य हो, जब न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान उनको प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो मुलजिम है यानी जो एक्यूज्ड है, उस एक्यूज के काउंसिल को उस विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन करने के साथ ही जो कंटेंट निकल के आते हैं डिफेंस साइड के यानी बचाव पक्ष के, उसका लाभ ही अभियुक्त को मिल सकता है। बहुत सारे मुकदमों में गवाह न्यायालय के समक्ष आते हैं और जो अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता हैं वो न्यायालय में जिरह करने के समय यानी गवाह के बयान हो गए, बयान हो जाने के बाद जब जिरह का मौका आया अभियुक्त के अधिवक्ता महोदय को, तो वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो जो बयान के कंटेंट हैं, तथ्य हैं, वो तथ्य ही आधार मानकर न्याय निर्णय कर सकते हैं यानी जजमेंट कर सकते हैं जो भी केस है उस संबंध में। अगर एक्यूज साइड से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है और क्रॉस एग्जामिनेशन करके कुछ ऐसे तथ्यों को गवाह से जिरह के दरमियान प्राप्त कर लिया जाता है जिससे मुलजिम बच सकता है, तो निश्चित रूप से ये एक विधिक आधार है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करना कंपलसरी है। हर एक्यूज को अपने एडवोकेट के माध्यम से जो भी गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह कराई जानी चाहिए। जिरह कराए जाने पर तमाम ऐसे तथ्य हैं जो निकल कर आते हैं और मुलजिमान तमाम केसेस में बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इसमें बहुत सारी विधि व्यवस्थाएं ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और एम पवार जी अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं। एम पवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हेलो। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूरा करें। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मैंने लीव लेकर अपने डिपार्टमेंट से केंद्रीय विद्यालय संगठन में ज्वाइन किया था। उसके बाद 2 साल का लीव लिया था मैंने अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से और मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन में ज्वाइन किया था। और वहाँ पर मुझे मतलब नौकरी करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, इसलिए मैंने अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में दोबारा अप्लाई किया ज्वाइन के लिए। मुझे लेटर मिला तो फिर मैंने रेजिग्नेशन के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को अपना पत्र दिया, लेकिन उन्होंने आज तक उसका आंसर नहीं दिया क्योंकि मैंने एक बॉन्ड साइन किया था 2 लाख रुपए का। तो क्योंकि मैंने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया था तो वो बॉन्ड मुझ पर लागू नहीं होता, लेकिन इन्होंने मुझे कोई भी आंसर दिया नहीं। तो आखिरकार मुझे वो पैसा जमा करके वापस जाना पड़ा, यानी कि मुझे काफी लॉस हुआ और इन्होंने किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस मेमोरेंडम को फॉलो नहीं किया। मतलब मेरे साथ मुझे ऐसा लगा कि धोखा हुआ। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर डिपार्टमेंट की है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होते हैं। ऐसी स्थिति में आपने प्रॉपर वे में आपकी एलिजिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कोई भी ज्वाइनिंग की और उसके लिए कोई भी बॉन्ड अगर आपने साइन किया तो उस बॉन्ड की टर्म्स एंड कंडीशन की फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है और डिपार्टमेंट की भी है। यदि दोनों के बीच में कोई भी ब्रीच हुआ है, कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपको लॉसेज हुए हैं तो आप रिकवरी करने के लिए अधिकृत हैं, आपको अधिकार है विधिक रूप से। और यदि डिपार्टमेंट के जो रूल्स हैं उनका फॉलो अप आपसे नहीं, आप द्वारा नहीं किया गया है तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। ऐसी स्थिति में आपके जो कथन हैं उसके अनुसार ये प्रतीत होता है कि डिपार्टमेंट ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी उनको फॉलो नहीं किया और आपको कहीं ना कहीं अत्यधिक क्षति हुई है। ऐसी स्थिति में आप डिपार्टमेंट से रिकवरी का प्रोसेस कर सकते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष रिट पिटीशन फाइल करते हुए आपकी जो भी ग्रीवांसेज हैं इन ग्रीवांसेज के लिए आप रिलीफ सीख कर सकते हैं
ऑनरेबल हाई कोर्ट की बहुत सारी विधि व्यवस्थाएं इस विषय पर हैं, जो विषय आप द्वारा अभी अभिवर्णित किया गया है। निश्चित रूप से आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष रिट फाइल करने के बाद आपको रिलीफ प्राप्त होगा। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से हमारे साथ अगले कॉलर पंकज लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी पंकज जी। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, अपना सवाल पूछें आप। हाँ जी मैम, ये जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछें। जी मैम, एक्चुअली मेरा कुछ भतीजे का कुछ हो गया था, केस हो गया था। वो मतलब रोड एक्सीडेंट में उठा करके ना उसको, रोड एक्सीडेंट में उसको उठा करके ये दिल्ली पुलिस ने उसको मैक्स में एडमिट करा गया था डायरेक्टली। जी मैक्स में एडमिट कराने के बाद में तो मेरे ऑफिस पे पता चला, घर वालों ने इन्फॉर्म किया कि वो वेंटिलेटर में है। जी तो मैं जब गया वहाँ पे, हेलो जी जी, हम आपकी बात सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करें। वहाँ चला कि मतलब मैं देखने का तो ऑलरेडी डेथ हो चुका है। तो डॉक्टर ने हिला के दिखाया कि जब ये है ठीक है। जी और उसके बाद क्या हुआ, फिर लोगों ने हॉस्पिटल का गेट बंद कर लिया मैप्स वालों ने जी मैम। और तो हम लोगों ने गेट खुलवाने की कोशिश करी तो गेट खोला नहीं उन लोगों ने। जी उसके बाद में फिर वो आनंद विहार पुलिस और ये क्या बोलते हैं आपका मधु विहार पुलिस आकर के ये मेरे को उठा के ले गए, थाने में बैठाला। जी और उसके बाद में फिर केस लगा दिया मेरे ऊपर 452 पता नहीं सरकारी संपत्ति का नुकसान ऐसे करके। और कम से कम 16-17 लोग की एमएलसी लगा दी। और एमएलसी लगाई जो अपने ही हॉस्पिटल मैच पे ही उन्होंने उसका वो एमएलसी करवाई उनकी। ये मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, कोई किसी की नहीं फुटेज नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। और मैं कभी मेरे साथ कभी ऐसा अनहोनी कभी नहीं हुई, जिंदगी में नहीं हुई। मैं अपने भतीजे को देखने आया था। अब ये यहाँ पर बचाव के लिए आप जानना चाहते हैं, ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए। देखिए, आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये कि आपके कोई रिलेटिव का एक्सीडेंट हुआ और वो मैक्स में एडमिट हुए। जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो आप लोगों को भी एंट्री नहीं दी गई और उसके बाद आपको पुलिस द्वारा एक ऐसे केस में इन्वॉल्व कर दिया गया जिस केस से आपका कोई लेना देना भी नहीं है। अगर आपने 452 आईपीसी की बात की तो ये निश्चित रूप से इस सेक्शन की जो परिभाषा है उसके अनुसार आपको उस कैंपस में जहां आपको नहीं जाना चाहिए था, किसी दूसरे का था, वहां घुस करके आप द्वारा कोई विवाद किया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, ऐसा एलिगेशन आप पर लगाया गया। ये एलिगेशन निश्चित रूप से प्रूफ इसलिए नहीं हो सकता है कि आप अपने जो भी आपका पीड़ित व्यक्ति है जिसको आप देखने गए थे, आप उसके तीमारदार के रूप में उसकी सहयोग करने के लिए गए थे, तो ऐसा केस कहीं स्टैंड नहीं करता है। लेकिन निश्चित रूप से जहां पर ये घटनाक्रम हुआ होगा वहां पर वायलेशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ आपस में विवाद हुआ होगा। उस विवाद में हो सकता है सही लोग जिन्होंने घटना की हो उनको पुलिस ने अरेस्ट ना किया और आपको पुलिस ने अरेस्ट किया और आपके खिलाफ ये FIR रजिस्टर्ड कर दी हो। आप जो भी डिफेंस हैं उन डिफेंस के साथ में यदि पुलिस कमिश्नर को अपने सारे फैक्ट एफिडेविट पर देते हुए ये रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब मेरे ऊपर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट गलत तरीके से ये रजिस्टर्ड की गई है, तो जो नेचुरल जस्टिस है उसको देखते हुए आजकल जो कोविड-19 का प्रभाव है उससे हर व्यक्ति वैसे ही बहुत परेशान है और इस तरह के आपराधिक मुकदमे अगर लगते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे बहुत प्रभावित होता है और परेशान होता है। तो पुलिस कमिश्नर उस विषय पर संज्ञान लेते हुए आपके जो फैक्ट हैं उन फैक्ट को कंसीडर करते हुए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकते हैं सही जांच करने के लिए, और हो सकता है आपके तथ्यों के आधार पर आपके केस में फाइनल रिपोर्ट आपके फेवर में लग जाए। साथ ही साथ यदि हॉस्पिटल द्वारा कोई भी अनियमितता की गई है, अनियमितता करने के आधार पर आप उस हॉस्पिटल के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत क्लियर लॉज हैं इस विषय पर। यदि किसी भी हॉस्पिटल द्वारा या किसी भी मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कोई भी अनियमितता की जा रही है, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है या अधिक बिल बना करके लोगों से गलत तरीके से धन की वसूली की जा रही है, तो निश्चित रूप से इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी बहुत स्ट्रिक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसे किसी भी एक्ट के अगेंस्ट में आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मैक्स के मैनेजमेंट जो देखने वाले लोग उनके खिलाफ दर्ज करा सकते हैं या उपभोक्ता फोरम में उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं परिवाद प्रस्तुत करने के रूप में। तो आपको दोनों पक्षों यानी जो दो बिंदु हैं उन दोनों बिंदुओं पर प्रॉपरली परसुएंस करनी चाहिए, आपको रिलीफ जरूर प्राप्त होगा। जी
बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से खड़कनाथ, इनसे बातचीत करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, आप अपना सवाल रखिए, क्या जानना चाहते हैं? जी हम लोग आजमगढ़ के दिया खेतों बोल रहे हैं जी हमारे केस चल रही है, बंदे के लिए लगा दिए गांव का प्रधान जी है। जी जी अपनी बात पूरी करें खड़कनाथ जी। शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, आपसे अनुरोध करेंगे एक बार फिर से आप हमसे संपर्क साधने की कोशिश करें। मीना दिल्ली से अगली कॉलर हमारे साथ लाइन पे बनी हुई है। जी मीना जी। हेलो जी मीना जी बहुत बहुत स्वागत, अपना सवाल करें। हाँ जी नमस्ते। वकील साहब से बात करना है हमको। जी आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल करें। हाँ वो हमारी बहन थी, उनको कैंसर हुआ था, बीमार थी, यहाँ इलाहाबाद में एडमिट थी। जी तो उनकी कुछ जमीन थी, वो अपने मझले बेटे को लिख दी थी, लिखी नहीं कि वसीयत की थी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। जी तो फिर इसके बाद उनकी बड़ी बहू 4-5 गुंडे को लेकर आई, गाड़ी में भर के उनको घर के लेके चली गई। घर पे फिर से वसीयत अपने नाम करवा ली। तो उसमें क्या हो सकता है, उनको मतलब परेशान करके जबरदस्ती वसीयत करवाई थी। देखिए, जो वसीयत की गई है उस वसीयत में जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी वसीयत जिसके पक्ष में हुई है उसको है वैधानिक रूप से। ऐसी स्थिति में यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के कोई न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, कोई विवाद करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है, यानी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। वसीयत के माध्यम से जो अधिकार, जो संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार, जो धन के स्वामित्व के अधिकार प्राप्त हुए हैं, उनको लेने की वैधानिक जिम्मेदारी जिसके पक्ष में वसीयत है उसको है। यदि वसीयत के संबंध में ऐसा विचार है कि ये वसीयत विधि संगत नहीं हुई है, यानी सत्य नहीं हुई है, तो उसको जो भी व्यक्ति चैलेंज करेगा वो आपराधिक कृत्य करते हुए चैलेंज नहीं कर सकता है। उनको दीवानी न्यायालय में चैलेंज करने के विधिक अधिकार हैं, लेकिन तब तक वसीयत पर जो अधिकार जिसको प्रदान किए गए हैं उस अधिकार को उसको लेने का अधिकार है, और उस पर कोई इंटरफेरेंस करता है तो उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग करने के भी लीगल राइट हैं। जी बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। शिव कुमार बुलंदशहर से अगले कॉलर हमारे साथ है। शिव कुमार जी, शिव कुमार जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 मैडम। जी अपना सवाल करें आप। हेलो जी आप अपना सवाल करें शिव कुमार जी। हाँ जी सुनाओ जी। जी क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मेरा सवाल ये है कि कुछ जो है गांव में भूमाफिया किस्म के लोग हैं, वो परेशान करते थे, तो उनकी मैंने शिकायत करी थी क्या नाम ऑनलाइन। तो लेखपाल महोदय ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लगा दी उस पर कि ये जो है क्या नाम ये आवेदक जो है क्या नाम उसको आदि है प्रार्थना पत्र देने का। इसमें जो है मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ इसकी शिकायत करी जाए, क्या मुझे समाधान हो सकता है इसके बारे में? देखिए, जो आप द्वारा शिकायत की गई वो शिकायत किस फोरम में की गई ये महत्वपूर्ण है। अगर वो डीएम के समक्ष शिकायत की गई तो उस प्रार्थना पत्र पर जो लेखपाल की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ये कंटेंट कतई नहीं आने चाहिए कि आप शिकायत करने के आदी हैं, आपके पास कोई ना कोई ग्रीवांस है तभी आप शिकायत कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लेखपाल की जो ओपिनियन है वो ओपिनियन बायस्ड लगती है, यानी प्रभावित लगती है। इसी प्रकार यदि आपने शिकायत कमिश्नर महोदय के समक्ष की है या मुख्यमंत्री पोर्टल पर की है तो निश्चित रूप से उस पर जो जांच हुई है उस जांच में लेखपाल की रिपोर्ट स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। आप लेखपाल द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसकी राइट टू इंफॉर्मेशन में सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक प्रति प्राप्त कर लीजिए और उस प्रति को लगा करके पुनः आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराइए और उस कंप्लेंट में लेखपाल के कंटेंट
लेखपाल के कंडक्ट को भी आप वर्णित करिए कि लेखपाल प्रभावित होकर के मेरे प्रार्थना पत्र पर सही जांच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य हलके के लेखपाल से आपके प्रकरण पर जांच कराई जा सकती है या कोई अन्य अधिकारी उसके लिए नियुक्त होकर के आपके प्रकरण पर जांच कर सकता है। और जहां तक भूमाफिया के द्वारा किए गए किसी इलीगल एक्ट का प्रश्न है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से स्टेट गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेती है। यदि कोई भी भूमाफिया, कोई भी गैंगस्टर, कोई भी ऐसा अपराधी जो सरकारी या व्यक्तिगत ज़मीनों पर कब्जा करके कोई भी किसी को क्षति पहुंचा रहा है या सरकार को क्षति पहुंचा रहा है, तो सरकार इस मामले में बहुत सख्त है और उनके खिलाफ गंभीरतम कार्रवाई भी की जा रही है। आप अगर मुख्यमंत्री पोर्टल पर लेखपाल के संदर्भ को वर्णित करते हुए शिकायत करेंगे तो आपको विधिक लाभ प्राप्त होगा। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यदि आपकी भी कोई भी समस्या है कानून संबंधी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे आगे के कार्यक्रम में हम कई सवालों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में, जिसमें हम आपकी कानून संबंधी तमाम समस्याओं को लेकर बातचीत करते हैं। कई ऐसे सवाल जो आपके मन में भी हो सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ आपके यदि कोई सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जुनैद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्कार, जुनैद बोल रहा हूँ। नमस्कार, अपना सवाल रखें आप। मैडम मेरा सवाल ये है कि मेरे ऊपर डॉरी एक्ट 498 ए जो होता है जी, अपनी बात पूरी करें जुनैद। हाँ, 498 के तहत मेरे ऊपर केस फाइल किया हुआ है मेरी वाइफ ने, लेकिन उसके अंदर उसने जो कंप्लेंट करवाई तो पुलिस के ऊपर दबाव बना कर रहते टाइम मेरे ऊपर कंप्लेंट कर दी। ना तो मेरे साथ कोई परिवार परामर्श हुआ, डायरेक्ट पुलिस ने FIR अगेंस्ट मेरे कर दी। लेकिन अब मैं उसने जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि मैं इनको रोज पैसे मांगते थे, अपने फादर से लाकर देती थी, जबकि उसके फादर की डेथ 8 साल पहले हो चुकी है। अब क्या है कि कोरोना की वजह से ये अदालतें वगैरह बंद है तो केस की सुनवाई हो नहीं रही है। मुझे फर्दर क्या करना चाहिए आगे? देखिए जुनैद जी, जो आपके ऊपर 498 ए IPC के एलिगेशंस लगे हैं, यानी आपकी वाइफ द्वारा आपके खिलाफ ये जो FIR दर्ज कराई गई है, इस FIR में जो कंटेंट्स उन्होंने दिए हैं
वो कंटेंट्स दहेज मांगने के लिए प्रताड़ना के संदर्भ में हैं। ऐसी स्थिति में जो कोर्ट के व्यूज़ हैं बहुत ही क्लियर हैं। अभी तो कोविड-19 का प्रभाव है, इसमें कोर्ट क्लोज है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अभी भी वर्चुअल चल रही हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट में चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो अपने केस में एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। आपके खिलाफ एफआईआर अभी दर्ज हुई है, आप उसमें एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं और ये आधार दे सकते हैं कि हमारे ऊपर आगे जांचकर्ता जो एफआईआर करता है और जांच करता है, ये आपस में मिल करके और गंभीर मुकदमे जो कि नॉन बेलेबल प्रकृति के हैं मेरे खिलाफ दर्ज बढ़ा सकते हैं, सेक्शन को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये आधार लेंगे तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। जहाँ तक प्रश्न आपके और आपकी वाइफ के बीच में मीडिएशन ना होने का है, निश्चित रूप से कोई भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होती है मैट्रिमोनियल मैटर्स में, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेज में जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको दोनों पक्षों को मीडिएशन के लिए भेजना चाहिए, यानी मध्यस्थता के लिए भेजना चाहिए। यदि आपको मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा गया है तो ये एक कहीं ना कहीं वैधानिक कमी है जिसका लाभ आपको मिल सकता है और पुलिस आपके खिलाफ कोई भी इलीगल एक्ट ऐसा नहीं कर सकती जिसमें आपको त्वरित अरेस्टिंग की प्रोसीडिंग्स कर ले। तो आपको फर्स्ट रिलीफ लेने के लिए चाहे तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ही अपने फैक्ट देते हुए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर इसको मीडिएशन सेंटर के लिए रेफ़र कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष आप अपनी रिट फाइल करते हुए 482 में उस जो क्रिमिनल रिट फाइल करते हुए उस एफआईआर को क्वेश करने की प्रेयर कर सकते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जब आपकी याचिका सुनी जाएगी उस समय आप ये कह सकते हैं साहब जो जांच करता है उनके द्वारा मीडिएशन में रेफ़र नहीं किया गया, कृपया मेरा मीडिएशन करा दिया जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी ये राइट है कि आपके मीडिएशन के लिए आपको और दूसरे पक्ष को निर्देशित करें। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप आते हैं प्रोसीडिंग के लिए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप मीडिएशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास तीनों फोरम ओपन हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। एंटीसिपेटरी बेल में भी जा सकते हैं, एफआईआर क्वेश्चनिंग में भी जा सकते हैं और साथ ही साथ आप मीडिएशन के रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और केएम पांडे जी अयोध्या से हमारे साथ अगले कॉलर लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी केएम पांडे जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, अगले कॉलर से बात करेंगे। मनीष जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। जी मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मनीष जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, आपसे अनुरोध करेंगे एक बार फिर से हमसे संपर्क साधने की कोशिश करें। यहाँ पर धर्मेंद्र जी अगला सवाल मेरा कोविड-19 को लेकर ही है। इस समय जिस तरह से महामारी चारों ओर फैली हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है, क्योंकि कई बार शिकायतें आ रही थी कि इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम लोगों को नहीं दे रही है। क्या है ये पूरी जानकारी? देखिए, ये जो इशू है वो इशू मेडिक्लेम से रिलेटेड है। मेडिक्लेम हर व्यक्ति अपने ऐसे कठिन समय के लिए मेडिक्लेम कराता है कंपनियों से, जब कोई बीमारी हो शरीर में और उस बीमारी के निवारण के लिए हॉस्पिटल जाएं तो उनको एक समुचित तयशुदा रकम मिल जाए जिस आधार पे उनका इलाज हो सके। इस बीच में जो कोविड-19 का प्रभाव है, इस महामारी का इतना ज़्यादा प्रकोप हो गया कि लोगों को त्वरित मेडिकल रिलीफ लेने की आवश्यकता महसूस हुई। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से उनको गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाया तो उनको किस तरीके से और दूसरी मेडिकल एड दी गई। तो ये सारी स्थितियां ऐसी थीं और ऐसी हैं जिनमें त्वरित मेडिकल रिलीफ लेना आवश्यक है हर पीड़ित व्यक्ति को। अब यहाँ पर कंपनियों ने क्या किया, कंपनियों ने उनके जो धर्मेंद्र जी यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, अपने तमाम दर्शकों को बता दें, आपको सीधे लिए चलते हैं हम यहाँ पर लखनऊ, जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। 16 करोड़ 63,44,933 है। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और इसके अंतर्गत अब तक 1,09,37,928 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी प्रकार 27,00,00
84,232 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,37,22,160 डोजेज एडमिनिस्टर किए गए हैं। 1 मई से हमने 18 से 45 साल वालों का वैक्सीनेशन प्रारंभ किया था और यह कार्यक्रम प्रारंभ में 7 जनपद ऐसे जहां की ज्यादा केसेस थे, हाई केस लोड वाले जिले, उनसे प्रारंभ किया गया था। अब कल से इस कार्यक्रम को 18 जिलों में विस्तारित किया जा रहा है। 17 जिले वे हैं जहां की नगर निगम है और 18वां जिला गौतम बुद्ध नगर लिया गया है। तो इस प्रकार कल से 18 से 45 वर्ग के आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, अयोध्या, सहारनपुर, फिरोजाबाद, झांसी, शाहजहांपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा, लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और प्रयागराज में प्रारंभ होगा। कल से यहां पर इन 18 जिलों में 18 से 45 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य चलने लगेगा। जो 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं उनका वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, सभी 75 जिलों में किया जा रहा है और वह यथावत जारी रहेगा। जो लोग कोविड संक्रमण से उबरते हैं और निगेटिव होते हैं, उसके बाद भी कई बार उन्हें कुछ समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी आती है, तो उसके दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि मंगलवार से प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में एक पोस्ट कोविड केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक फिजिशियन या चेस्ट फिजिशियन, एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट होंगे। और वहां पर जो लोग कोविड से नेगेटिव हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी उनको किसी प्रकार की समस्या का अनुभव हो रहा है, वो लोग वहां जाकर के सलाह और उपचार प्राप्त कर सकेंगे। सभी प्रकार की कार्रवाई हम निरंतर कर रहे हैं जिससे प्रदेश में संक्रमण नियंत्रित रहे और इसमें हम आपका सहयोग निरंतर ले रहे हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि जहां दूसरे प्रदेशों में केस लगातार बढ़ रहा है, अपने प्रदेश में केसेस की संख्या में कमी हुई है और 30 अप्रैल की तुलना में अगर हम आज 9 मई को देखें तो 77,000 एक्टिव केस कम हुए हैं, लेकिन संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है, दूसरी लहर चल रही है। इसलिए हमें किसी प्रकार की भी लापरवाही जरा सी भी नहीं करनी चाहिए। वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। वैक्सीनेशन जो है यह आपको सुरक्षा कवच उपलब्ध कराता है। अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए और जो सावधानियां हैं उनको लगातार बरतते रहिए। अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए और अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। इन सावधानियों को बरत के आप संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में सहयोग कर सकते हैं। जो कार्रवाई सरकार की ओर से की जानी है, टेस्टिंग की, ट्रीटमेंट की, ट्रैकिंग की, वो की जा रही है, लेकिन जो आपकी ओर से सावधानियां बरती जानी है वो आप जरूर बरतें और हम और आप मिलकर के प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं, इसे हम कम कर सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की उलझन हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की लड़ाई के लिए अग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो एक नीति अपनाई जा रही है, उसके अंतर्गत आशाजनक परिणाम मिल रहे हैं। और आपको ये अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, जो कि कल प्रातःकाल 7 बजे समाप्त हो रहा था, उस आंशिक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर अब 17 मई प्रातः 7 बजे तक उसको विस्तारित कर दिया गया है।
अब ये आंशिक कोरोना कर्फ्यू 17 मई प्रातः 7 बजे तक जारी रहेगा। ये कोरोना का जो आंशिक कर्फ्यू लगाया गया था, इससे लोगों के आवाजाही आवागमन में जो है वो उसको नियंत्रित किया गया है। और ये जो एक प्रदेश सरकार द्वारा अपनी एग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो नीति अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत लगातार प्रतिदिन टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, अधिक से अधिक परिवारों को सर्वेक्षण किया जा रहा है, गांव में निगरानी समितियों और आरआरटी के माध्यम से प्रतिदिन जो है वो घरों में जा जाकर संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनको तलाशा जा रहा है। इन सभी का परिणाम ये है कि 30 अप्रैल से लेके आज का 9 मई तक, आज तक हमारे उत्तर प्रदेश में कुल जो एक्टिव मामले थे उनमें लगभग 77,000 से अधिक की कमी आई है। ये 77,000 से अधिक कमी तब आई है जबकि कल लगभग 2,29,000 टेस्ट हुए थे और लगातार पिछले एक सप्ताह से 2 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं और उनमें 2 मई को 2,97,000 सबसे अधिक टेस्ट हुए थे। और जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो प्रतिदिन कम हो रही है। आज 23,335 आए हैं, कल 26,847 थे। इस प्रकार ये उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से निगरानी समितियों और आरटी के माध्यम से सर्वेक्षण और अग्रेसिव टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का ये परिणाम है कि पिछले 8 दिन में ये मामले लगभग 77,000 एक्टिव मामले कम हुए हैं। यही वजह है, इसको आशाजनक परिणाम देखते हुए यही जो रणनीति है उसको आगे भी चलाया जा रहा है और आंशिक कोरोना कर्फ्यू को आगे अगले सोमवार तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ ये भी मुझे अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार का जो सर्वेलेंस का व्यवस्था है उसमें 16 करोड़ से अधिक परिवारों तक उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी पहुंचे हैं और 4 करोड़ 29 लाख से अधिक टेस्ट हुए हैं। इस प्रकार 24 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग एक बड़ा हिस्सा प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा और हमारी निगरानी समितियों द्वारा, आरआरटी द्वारा उनको उनका हालचाल जाना गया है, उनसे संक्रमण के बारे में जानकारी ली गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर बढ़ाई जा रही है और यहाँ ये भी अवगत कराना है कि ऑक्सीजन ऑडिट की व्यवस्था की गई थी। उसमें आईआईटी कानपुर, आईआईएम, आईआईटी बीएचयू जैसी बड़ी संस्थाओं के माध्यम से अस्पतालों में कितना ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल होना चाहिए, कितना इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ऑक्सीजन वेस्ट तो नहीं हो रहा है, इसकी ऑडिट कराई जा रही है और ऑडिट की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ अस्पतालों में प्राथमिक जो परीक्षण से पता चला है, कुछ अस्पतालों में जो मानक है उससे अधिक ऑक्सीजन व्यय हो रही है। ये सभी को अवगत कराया जा रहा है और ये निर्देशित किया जा रहा है कि मानकों के अनुसार ही ऑक्सीजन की खपत हो, इसको सुनिश्चित किया जाए और किसी प्रकार से ऑक्सीजन का जो वेस्टेज जो है वो उसको रोका जाना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। प्रदेश सरकार ने एक नया कदम उठाते हुए पोस्ट कोविड के अस्पताल भी 75 जिलों में खोलने के निर्णय लिया है। इसके साथ साथ आपको बताया गया कि वैक्सीनेशन में प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी तेजी से कार्य कराया जा रहा है। लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को जो है वो प्रथम डोज दे दी गई है। यहाँ प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन वाले बेड की संख्या बढ़ाई जाए। उसके लिए अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता की आवश्यकता है तो वो भारत सरकार को 1500 टन प्रतिदिन की मांग के हिसाब से अनुरोध किया जाए ताकि अधिक से अधिक जो बेड हैं, जो नॉन ऑक्सीजन के बेड हैं, उनको कन्वर्ट कराकर प्रदेश में जो वर्तमान में बेड की संख्या है उसको दुगना किया जाए। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि रेमडेसिविर की उपलब्धता भारत सरकार द्वारा काफी मात्रा में बढ़ा दी गई है। 16 मई तक लगभग 4,95,000 जो इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद में किसी प्रकार की इस इंजेक्शन को लेके कमी नहीं आनी चाहिए और ये सुलभ जो है उपलब्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये भी अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो सैनिटाइजेशन और सफाई का अभियान चलाया जा रहा था वो निरंतर प्रगतिशील है और लगभग 83,119 कर्मचारियों के माध्यम से 60,000 से अधिक गाँव में
कल जो है कार्य हुआ है। इनमें 22,746 गांव में सैनिटाइजेशन, 11,542 गांव में फॉगिंग का भी कार्य कराया गया है। ये सभी कार्य गांवों में सर्वेक्षण, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के जो एक अभियान चल रहा है उसके क्रम में कराया गया है। प्रदेश में लगभग 97,000 गाँव में 90,000 से अधिक निगरानी समितियां कार्यरत हैं, जो घर घर जाकर संक्रमित व्यक्तियों को संक्रमण का लेवल जान रही हैं और उन्हें जहां जहां भी लक्षण वाले सब व्यक्ति मिल रहे हैं उनका जो है RRT के माध्यम से टेस्ट कराए जा रहे हैं। यहाँ ये अवगत कराना है कि प्रदेश में कोरोना संकट के बावजूद जो है औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से चालू रखा हुआ है। सभी लगभग 8 लाख से अधिक बड़े व छोटे उद्योगों में कार्य तेजी से चल रहा है। जो मजदूर इनमें कार्य कर रहे हैं ये इंश्योर कराया जा रहा है कि उनके लिए कोविड के हेल्प डेस्क, कोविड केयर सेंटर बड़े उद्योगों में 50 से ज्यादा श्रमिक वाले उद्योगों में खोले जाएं, ताकि ऐसे सभी श्रमिकों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। संक्रमण होने पर, लक्षण आने पर उनको तुरंत चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यहाँ भी अवगत कराना है कि कोरोना काल में गेहूं का क्रय तेजी से जारी तक प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के साथ जो उनकी प्रतिबद्धता है प्रदेश सरकार की उसको दर्शाया है। और अभी तक लगभग 19,90,000 मीट्रिक टन 199 लाख क्विंटल जो है वो गेहूं खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले वर्ष इसी समय इसी अवधि में खरीदे गए गेहूं से लगभग दोगुना है। और लगभग 3,88,000 किसानों से ये खरीदे गए हैं और लगभग 6,000 से अधिक जो है क्रय केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि किसी प्रकार किसी किसान को अपना गेहूं बेचने के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए और समय से उनका गेहूं खरीद के समय से उनको भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए। यही कुछ बातों के बारे में मुझे आपसे चर्चा करनी थी। धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने देखा है ACS हेल्थ उत्तर प्रदेश सरकार के अमित मोहन और साथ ही साथ ACS सूचना नवनीत सहगल ने उत्तर प्रदेश के कामों के द्वारा जानकारी दी यहाँ पर क्या कुछ किया जा रहा है कोविड महामारी से निपटने को लेकर। और एक बार फिर से वापस लौटते हैं हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में तमाम हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए थे, उनसे हमने बातचीत की। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर हम बातचीत करते हैं और जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कानून के संबंध में। धर्मेंद्र जी, अगला सवाल मेरा ये है, बहुत लोगों का ये सवाल होता है आजकल जिस तरह से ज़माना बदल रहा है, युग बदल रहा है, ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा युवक तबका है जो रहता है। लिव इन रिलेशनशिप में यदि कोई रहता है और उसके बाद यदि बच्चा इस दुनिया में आता है तो बच्चे का क्या अधिकार होगा, किस तरह से आगे का जीवन वो गुजारेगा, क्या कानूनी अधिकार है? देखिए, विधिक रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर बहुत ही क्लियर ओपिनियन दी अपनी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी दो व्यक्ति जो बालिग हैं, जिनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण का, वो निश्चित रूप से अपनी स्वेच्छा से किसी के साथ भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए यदि उनके द्वारा किए गए संसर्ग से कोई भी बच्चे की उत्पत्ति होती है तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर व्यूज़ दिए कि जो संसर्ग से बच्चा होगा उस बच्चे को जो विधिक अधिकार जैविक बच्चे को प्राप्त होते हैं वैसे ही विधिक अधिकार उस बच्चे को भी प्राप्त होंगे। उस बच्चे के विधिक अधिकारों का हनन नहीं किया सकता है, अर्थात वो उसके जैविक माता के रूप में जिस महिला या जिस लड़की के द्वारा उस बच्चे की उत्पत्ति हुई है और जिस पुरुष के द्वारा उस बच्चे की उत्पत्ति हुई है उसको जैविक माता और पिता का दर्जा प्राप्त होगा। और विधिक रूप से जो एक विधिक अधिकार प्राप्त होता है विवाह करने के उपरांत हुए संतान का, उसी प्रकार लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दो व्यक्तियों के मध्य संसर्ग से जो बच्चा उत्पत्ति होती है जिस बच्चे की, उस बच्चे को भी विधिक अधिकार वही समान रूप से प्राप्त होते हैं जो एक जैविक बच्चे को प्राप्त होते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़े। KM पांडे जी अयोध्या से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। जी KM पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, मेरे को वकील साहब से ये पूछना है कि मैंने एक शॉप ली थी करीब। हाँ मैम, वकील साहब से मेरे को ये पूछना है कि मैंने करीब 12-13 साल पहले एक शॉप
किराए पे ली थी, जिसका रेंट नोट बना हुआ था और 5 साल के बाद 15% इंक्रीज करने की बात थी, वो मैंने कर दिया था। और उसमें ये क्लियर नहीं था कि हर 5 वर्ष पे ये चीजें आगे आएंगी, आगे मतलब बढ़ेंगी। तो मेरे मकान मालिक ने उस पे केस किया, तो जिसको मैंने डिफेंड किया और मेरे वकील साहब ने बोला कि साहब इसमें क्लियर नहीं है कि आगे कैसे होगा, लेकिन फिर भी मैंने उनकी डिमांड के हिसाब से जो कि 15% थी उसको बढ़ा के कोर्ट में जमा करना शुरू किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे मेरी कोई फॉल्ट है या मेरे अगेंस्ट कोई निर्णय आ सकता है? अच्छा, इस साथ में जबकि जो मकान मालिक हैं उनके पास 6-7 दुकानें और हैं, रहने के लिए स्थान है और ना मैं डिफाल्टर हूँ। सारा किराया थ्रू बैंक, थ्रू रसीद मैंने दिया हुआ है। पांडे जी, आपका जो प्रश्न है वो एक विधिक प्रश्न है। ऑनरेबल कोर्ट में जो आपके खिलाफ इजेक्टमेंट का सूट फाइल किया गया है, यानी बेदखली का मुकदमा दाखिल किया गया है, उस बेदखली के मुकदमे के प्रकाश में यदि आपने रेंट को, जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन थी, उसके अकॉर्डिंग मकान मालिक को प्रदान किया है और मकान मालिक को ना लेने के बाद आपने न्यायालय के समक्ष जमा किया है, ऐसी स्थिति में आप डिफाल्टर नहीं हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की इसमें कई विधि व्यवस्थाएं हैं। 2011 में भी इस पर लॉ है, ऐसी सूट डिसाइड हुआ था, उसकी अपील में ऑर्डर आए हैं। 2009 का भी है, इसमें प्रतिपादित सिद्धांत है। तो ऐसी स्थिति में आप डिफाल्टर नहीं हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि जो वाद प्रस्तुत किया गया है, उस वाद में मकान मालिक ने अपनी जेन्युइन नीड और आपको डिफाल्टर होने की बात लिखी है या नहीं लिखी है। यदि आपको केस फाइल करने से पहले उनके द्वारा टीपी एक्ट में 106 में नोटिस दिया गया और उस नोटिस में जो आधार दिया गया किराया ना देने का, वो अगर केस में वो सपोर्ट में एविडेंस वगैरह देते हुए प्रूफ कर ले जाते हैं और अपनी नीड को इस्टेब्लिश करते हैं, तभी आपको बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा किया सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है कि आपकी भी अपनी जेन्युइनिटी देखी जाएगी, आपकी भी अपनी वास्तविक आवश्यकता देखी जाएगी। जब उनके पास कई अन्य दुकानें हैं, रहने के लिए आवास है, तो उनकी कोई भी ऐसी जेन्युइन नीड नहीं है जिसके आधार पर कोर्ट उनको सपोर्ट करे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने को जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग रेंट डिपॉजिट करते रहिए और किस बिल्डिंग में किसी भी तरह का इंटरनल या एक्सटर्नल आप अल्टरेशन ना करें, क्योंकि यही 2-3 आधार हैं जिस आधार पे वो आपके बेदखली की बात कर सकते हैं। यदि आपका रेंट प्रॉपर डिपॉजिट है, आपने टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन नहीं किया है, बिल्डिंग में कोई चेंजमेंट नहीं किया है और आपका जो वास्तविक आवश्यकता है उसकी पूर्ति उस दुकान से ही हो रही है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय आपका सपोर्ट करेगी और आपको बेदखली का जो आदेश न्यायालय को करना चाहिए वो नहीं होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने सवाल का जवाब दिया। एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पर और है कि अपना जीवन साथी चुनने का 2 बालिग लोगों को मौलिक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीगल राइट है हर सिटीजन को, उसमें 2 व्यक्ति यानी पुरुष और महिला जो बालिग हो गए हैं, 18 और 21 की उम्र को उन्होंने पार कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में विधिक रूप से उनको अधिकार है कि वो अपने जीवन साथी को स्वेच्छापूर्वक चुन सकते हैं। साथ ही साथ वो जिस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं, वो रहने की ड्यूरेशन क्या है ये अलग विषय है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का भी मैंने दर्शकों को बताया। लिव इन रिलेशनशिप को जो मान्यता दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस आधार पे वो 2 व्यक्ति विवाह करके भी साथ में रह सकते हैं, वो 2 व्यक्ति विवाह ना करके भी साथ में रह सकते हैं। वैधानिक रूप से 2 बालिग व्यक्तियों को आपस में जीवन यापन करने का विधियोचित अधिकार है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, इसके साथ ही हमें इशारा मिल चुका है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और अपने दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि लगातार आपकी कानून संबंधी समस्याओं के लिए हम हर रविवार को इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं। यदि आपके कुछ सवाल रह गए हैं तो आप अगले रविवार को हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपसे अपील भी करेंगे, कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहें, मास्क का उपयोग करें और सुरक्षित रहें। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।